गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। इस लेक्चर में बच्चों हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर। एक अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में संकुल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किस प्रकार होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम ज्योमेट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, संकुलों की ज्यामिति के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इनमें से हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इस समय हम अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में ख़ास तौर से बात कर रहे हैं। बच्चों, हमने इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि कोई संकुल बन रहा है और उसके लिए स्प्लिटिंग हो गई और अष्टफलकीय ज्यामिति के अनुसार हो गई। तो अब हमको पता है कि जो मेटल के डी कक्षक हैं, जो पहले समभ्रंश पे थे, यानी कि जो पहले डीजेनरेट थे, एक ही ऊर्जा स्तर पर 5 डी कक्षक थे, वो लिगेंड्स के अप्रोच के कारण 2 डीजेनरेट सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और लिगेंड्स के पास आने के कारण ये समभ्रंश डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और उसकी वजह से 2 समभ्रंश समूहों की उत्पत्ति होती है। 2 समभ्रंश समूह कौन कौन से हैं? T2G और EG लेवल्स। T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे होते हैं। अब हम बैरी सेंटर के कंपैरिजन में बात करेंगे। बैरी सेंटर से निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं T2G ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी त्रिसमभ्रंश DXY, DYZ और DZX कक्षक। उच्च ऊर्जा स्तर पर कौन से कक्षक होते हैं? EG कक्षक। ये डबली डीजेनरेट होते हैं, द्विसमभ्रंश कक्षक होते हैं। तो उन मेटल आयंस में, उन धातु आयनों में जहाँ पर डी कक्षकों में क्रमशः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, वहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सरल रूप से होगा। निम्न ऊर्जा स्तर पर उपस्थित कक्षक DXY, YZ, DZX, जो 3D कक्षक हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन, D1 का इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपकी स्क्रीन में दिखाया हुआ है। D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 2 कक्षकों में DXY, DYZ, DZX में से किन्हीं 2 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और D3 विन्यास में एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों में भर जाएगा। इसमें किसी प्रकार की ऊहापोह नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इन इलेक्ट्रॉन्स के इन कक्षकों में जाने की वजह से ऊर्जा स्तर में आई हुई कमी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब D4, D5, D6 और D7 कन्फिग्रेशन वाले धातु आयन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे पहले भरे गए थे वैसे ही भरे जाएंगे, पर जब चौथे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी D4 विन्यास में, D5 विन्यास में, D6 में और D7 में, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों में जाने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। ये जो 2 ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि वो या तो पेयर अप हो जाए पहले से ही उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉनों में से किसी के साथ, या फिर वो उच्च ऊर्जा स्तर पर उपस्थित EG कक्षकों में, यानी DX² - Y² या DZ² में से किसी एक कक्षक में चला जाए। ये जो पेयरिंग होगी या वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए
उच्च ऊर्जा स्तर पर जाना आसान है, अर्थात वो स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा ऊर्जा है और वो उधर चला जाए, या फिर युग्मन ऊर्जा वो दे करके और वो युग्मित हो जाए T2G ऑर्बिटल्स में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं हमारे सामने, स्प्लिटिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी विभाजन ऊर्जा या युग्मन ऊर्जा। तो अगर पहली परिस्थिति ये होगी कि स्प्लिटिंग एनर्जी यदि युग्मन एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो वो स्प्लिटिंग एनर्जी क्रॉस करके और ईजी कक्षक में चला जाएगा। यानी इफ स्प्लिटिंग एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर in the higher Eg energy level in place of occupying lower T2G orbitals. Thus, all electrons will remain unpaired. यानी कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी कम होती है वो वाला कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की स्थिति में, इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में युग्मित नहीं होगा, बल्कि उच्च ऊर्जा स्तर की Eg कक्षक में चला जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होंगे। और ऐसे संकुलों को जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उनको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। स्पिन फ्री का मतलब है जिनमें सबकी स्पिन्स, सबके चक्रण मुक्त हैं, किसी में भी युग्मन नहीं हुआ है। और ऐसा कब हुआ है? जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कब होती है? जब दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड्स होते हैं, दुर्बल क्षेत्र वाले संकुल होते हैं। तो ऐसे संकुलों को जिनमें स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, उन संकुलों को वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरी परिस्थिति वो है जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी विभाजन ऊर्जा ज़्यादा है। किससे? युग्मन ऊर्जा से। ऐसी परिस्थिति में विभाजन ऊर्जा अधिक है, यानी वो उच्च ऊर्जा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। कौन? चौथा इलेक्ट्रॉन। वो चौथा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा क्षेत्र में वाले कक्षकों में जाने की बजाय पहले से ही निम्न ऊर्जा क्षेत्र पर उपस्थित कक्षक, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, उनमें ही युग्मन करेगा। इसका मतलब है कि युग्मन हो रहा है तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण हैं अब वो पूरी तरह से मुक्त नहीं है। उनमें से किसी एक का या सभी इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण जो हैं वो युग्मित हो चुके हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को स्पिन पेयर्ड, चक्रण युग्मित अथवा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये प्रबल क्षेत्र होने की वजह से ही स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा थी ना। लिगेंड एनर्जी, लिगेंड्स की वजह से, लिगेंड्स का प्रबल क्षेत्र था, इस वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा थी और इसीलिए वो स्प्लिटिंग एनर्जी क्रॉस करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाने के बजाय लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसने संयुग्मन कर लिया, चौथे इलेक्ट्रॉन ने। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये नाम स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड ये इंगित करता है कि जो लिगेंड्स हैं वो दुर्बल हैं या प्रबल हैं। दुर्बल लिगेंड्स हैं तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, प्रबल लिगेंड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अगर वो दुर्बल क्षेत्र वाले कॉम्प्लेक्स हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स हैं, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम रही होगी, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और अगर वो प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड्स के संकुल हैं तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रही होगी, युग्मन होगा और युग्मन होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे या प्रबल क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स
के साथ जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड्स के साथ जब संकुल बनता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है कि वो युग्मन करें बजाय उच्च ऊर्जा क्षेत्र के कक्षकों में जाने के। इस प्रकार के उदाहरणों में केसेस में उन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। दूसरी तरफ जब दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड हुआ या वाटर हुआ, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है युग्मन ऊर्जा के मुकाबले, पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले। ऐसे केसेस में, ऐसे उदाहरणों में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी टेंडेंसी होती है अपर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जाने की, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करने की बजाय पेयरिंग करने के। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ संयुग्मन करने की बजाय वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। नायोम नाम के साइंटिस्ट ने इन कॉम्प्लेक्सेस को, जिनके पास प्रबल क्षेत्र थे, उनको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा। ये जो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स टर्म है वो किसने दी थी? नायोम नाम के साइंटिस्ट ने। और जिन दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड्स वाले जो संकुल थे उनको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा। दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन पेयर और स्पिन फ्री। ब्रेथ एंड वैन व्लेक ने उनको हाई या स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लो या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स कहा, जबकि ऑर्गल ने इनको लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। मतलब ये जो तीन तरह के नाम हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये नामकरण अलग अलग साइंटिस्ट्स ने दिए हैं और ये आपको याद रहना चाहिए। ऑर्गल ने लो स्पिन और हाई स्पिन नाम दिया था। नायोम ने क्या नाम दिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को स्पिन पेयर और वीक लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस को स्पिन फ्री। यानी स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का जो नामकरण है वो नायोम ने दिया था। और ब्रेथे एंड वैन व्लेक ने उनका नाम हाई फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड या लो फील्ड और वीक फील्ड संकुल दिया। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन, अब आपके सामने टेबल है। D4 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा, T2G ऑर्बिटल्स में चारों हैं और एक तरफ पेयरिंग है, और वीक फील्ड में चारों अनपेयर्ड हैं। ये आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। D5 में T2G ऑर्बिटल्स में दो पेयर्ड और एक स्पिन फ्री है, और वीक फील्ड में पांचों अनपेयर्ड हैं, स्पिन फ्री है। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G के तीनों कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले पांचों ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, और उसका छठे इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, वो T2G ऑर्बिटल्स में ही पेयरिंग करता है। इसी तरह D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फिर कोई ऑप्शन नहीं है। पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G में जाएंगे और 7वां इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, EG ऑर्बिटल्स में जाएगा। और वीक फील्ड में पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स पांचों कक्षकों में एक एक करके भरे जाएंगे, फिर 2 जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है युग्मन के अलावा। तो ये D7 तक के हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए। अब इसके बाद D8, D9 और D10 कॉम्प्लेक्सेस में फिर हमारे पास ये आ जाता है कि D8, D9, D10 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, अब हमारे को कोई ऑप्शन नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, D8 में 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में होंगे और 7वां 8वां इलेक्ट्रॉन EG में होगा, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। भरने का क्रम अलग अलग होगा, पर नतीजा यही रहेगा कि D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G में होंगे
और 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg ऑर्बिटल में जाएगा। D9 में 9वां इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में युग्मन करेगा और D10 में पांचों कक्षकों में संयुग्मित यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि D0 और D10 जो कन्फिग्रेशंस हैं वो डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड कन्फिग्रेशन हो या वीक फील्ड। ऑल अदर मेटल आयंस विल फॉर्म पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किस केस में? इट इज़ ऑब्वियस, एक बार फिर से सुनिए, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द एबव डिस्कशन। हमें ऊपर जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का डिस्कशन किया है उससे हमें ये समझ में आता है कि धातु आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 और D10 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले D6 कन्फिग्रेशन वाले जो संकुल हैं वो डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बाकी सभी धातु आयन जो हैं वो पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है। थैंक यू।